चलिए अब हम लोग विज्ञान का ये पहला सेट सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से एग्जाम में आपके आएगा, जैसे इसमें इस प्रकार से दिया रहेगा कि 3 घंटे 15 मिनट का है। ये डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ पर दे देंगे। तो इसमें देखिए 2 खंड है, खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये 7 तक जो है ये रहेगा फिजिक्स, और 7 से 13 तक केमिस्ट्री रहेगा, फिर इसके बाद 14 से 20 तक बायोलॉजी का रहेगा, है ना। तो इस तरीके से टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और खंड ब में इसमें भी 3 उपभाग हैं। पहला उपभाग जो है इसमें 4 नंबर के प्रश्न होंगे, और इसके बाद ये उपभाग 2 जो है इसमें 4 और 6 नंबर का है, और उपभाग 3 में इसमें 6 नंबर के प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर वाइज हमने बता दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1 का ना। तो पहला प्रश्न इसमें है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण से, तो चलिए एक अवतल दर्पण भी यहाँ बना देते हैं। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी सीधा और बड़ा बनता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ध्यान दीजिए, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? पहला ऑप्शन है कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ध्यान दीजिए, इधर ये फोकस हो गया, इधर केंद्र। तो क्या कहा जा रहा है? देखिए सभी ऑप्शन को हम लोग डिटेल पढ़ते चलेंगे, है ना। जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछे, कुछ और भी पूछ सकता है, सब चीज समझिए। तो पहली स्थिति क्या कह रहा है? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। तो जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये बताइए। हमने बताया ना कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर जब वस्तु होती है तो वो छोटी बनती है, उल्टा होता है ना। और जब वक्रता केंद्र पर होता है तो वस्तु के आकार का और वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। और नज़दीक जब ले आएंगे तो प्रतिबिंब और दूर होता जाएगा। यही होता है ना, वस्तु नज़दीक आ गई इसका मतलब और दूर हो जाएगा, है ना। तो कैसा होगा? उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। और जब फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रख देते हैं तब कैसा बनता है? आभासी सीधा और बड़ा बनता है। तो इसका उत्तर हमको मिल गया कि आभासी सीधा और बड़ा कब बनेगा प्रतिबिंब? जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु होगी। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कह रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ये तो गलत है। दूसरा वक्रता केंद्र पर है तब भी नहीं बनेगा। और तीसरा वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, तब भी नहीं होगा। और चौथा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यहाँ वस्तु जब होगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी सीधा और बड़ा। कैसे बनेगा? इसको तो बना ही लोगे। ये समांतर आएगी तो कहाँ जाएगी? फोकस से। और वक्रता केंद्र से आने वाली वहीं से वापस चली जाती, इस प्रकार से ऐसे आएगी और वहीं से लौट जाएगी। अब इसको क्या करेंगे? पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ये बन जाता है इस प्रकार से। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? मतलब किस लेंस का उपयोग करना होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है? 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, है ना। फिर दूसरा 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें अवतल लेंस जो होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? अवतल लेंस में देखिए, ये अवतल लेंस है ना, ध्यान समझो। अवतल लेंस है, वस्तु कहीं भी हो, मान लो ये उसका फोकस बिंदु है, वस्तु कहीं भी हो, मान लो यहीं वस्तु रख दे रहे हैं, ठीक है, ये वस्तु है। अब प्रकाश की किरण इस प्रकार से समांतर ले आएंगे तो ये देखिए दूर हटेगी, इसको पीछे ले जाएंगे तो कहाँ? फोकस पर मिलेगी। अब फिर प्रकाशिक केंद्र से लेकर के जो किरण आती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जो आती है किरण, वो उसी मार्ग से वापस चली जाती है ना। दोनों किरणें जहाँ पर मिलती वहीं प्रतिबिंब बनता है, ये बन गया प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है कि नहीं? अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, वस्तु कहीं भी हो। तो इसका मतलब अवतल लेंस वाला तो इसमें नहीं होगा।
मतलब बी और डी ये नहीं होगा। अब बचा ए और सी। ए में देखिए, ध्यान समझिए, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस चलिए लेकर के एक बार बता दे रहे हैं। चलिए इधर बनाएं। उत्तल लेंस में क्या होता है, फोकस बिंदु। देखिए हमको ये देखना है, ए में दिया है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस और डी में दिया है 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो अब समझना है कि 50 सेमी वाला लें या 5 सेमी वाला, इन दोनों में से किसको पसंद करेंगे ये देखना है। तो देखिए अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगी, ध्यान दीजिए, फोकस दूरी अगर अधिक है, ठीक, तो वस्तु आ जाएगी कहाँ, यहाँ कहीं आ जाएगी, है कि नहीं, अंदर आ जाएगी। हाँ, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अभी हमने बताया यहाँ पे, अच्छा वहाँ नहीं है, उसी तरीके से इसमें भी होगा। देखिए ये बनाया है अवतल दर्पण के लिए, यहाँ बनाएंगे अवतल लेंस के लिए। चलिए बना लेते उत्तल लेंस के लिए। ये क्या है, उत्तल लेंस। तो इसमें समांतर आएगी किरण, ठीक उसी प्रकार से ही होता है ये सी। तो कहाँ जाएगी, फोकस से, ठीक है। अब दूसरी किरण कहाँ से लेके जाएं, ये वक्रता, ये प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं, क्या है ये, प्रकाशिक केंद्र से जब आएगी तो इस प्रकार से निकल जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसमें भी प्रतिबिंब कैसा बन गया, आभासी। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, जानते हैं ना, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, इसको केवल आभास किया जा सकता है। मतलब अगर फोकस दूरी अधिक होगी तो उसको पसंद नहीं करेंगे, फोकस दूरी कम होगी उसको, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला, 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगेगा। चलिए अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें, किसी गोलीय दर्पण अथवा पतले गोलीय लेंस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है फोकस दूरियां कितनी, -15 है। तो हमने बताया ना कि चाहे लेंस हो या दर्पण हो, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, फोकस दूरी कब ऋणात्मक होती है बताओ, अवतल में, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, पहला है, पहला ऑप्शन दोनों अवतल, दूसरा दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल लेंस उत्तल, और डी में कह रहा है कि उत्तल दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, यह है। तो कौन सा सही होगा, दोनों अवतल, कह रहा है ना कि दोनों की फोकस दूरियां ऋणात्मक यानी -15 है, तो दोनों अवतल हो जाएगा। चलिए इसके बाद चौथा देखिए। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पढ़े हैं ना हम लोग मानव नेत्र, तो उसमें देखिए ये उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में, और ये नेत्र लेंस है, सामने होता है क्या, रेटिना, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन में दिया है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, ठीक है। तो ये दृष्टिपटल होगा, दृष्टिपटल, इसी कार्निया को, रेटिना को ही क्या कहते हैं, दृष्टिपटल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए अगला देखिए। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, लंबाई और व्यास समान है, लंबाई और व्यास मतलब क्षेत्रफल भी समान होगा दोनों का। और फिर आगे किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। अगर देखिए दोनों तारों का लंबाई और क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों का प्रतिरोध भी समान होगा। पहले वाले तार का प्रतिरोध यक्स मान लेते हैं, दूसरे वाले तार का प्रतिरोध भी यक्स ही होगा, सही है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में अथवा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तब ऊष्मा कितनी व्यय होगी और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब कितनी ऊष्मा व्यय होगी, दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखिए जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध निकाल लो। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर होता है R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में यही होता है ना। तो पहले का कितना हो गया यक्स, दूसरे का यक्स, यक्स हो गया 2x, ठीक। और जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा,
ये समांतर वाले में होता है, समांतर क्रम में 1/r है ना, 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ रख दीजिए 1/x 1/x क्या होगा 2/x, तो r बराबर क्या होगा x/2। ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध ये मिल गया और श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध मिल गया, समांतर क्रम में ये। अब एक बार श्रेणी क्रम में ऊर्जा निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए श्रेणी क्रम में ऊर्जा W1 बराबर क्या होगा V²T/r। ठीक है, तो यहाँ से लिखिए क्या मिलेगा W1 V²T/r की जगह क्या लिखेंगे 2x, ये हो गया W1। अब यहाँ से निकालिए W2, ये कितना होगा V²T/r। ठीक है, तो यहाँ रखिए V²T/r की जगह क्या होगा x/2। ठीक है, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इतनी ऊर्जा व्यय हुई और जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये ऊर्जा व्यय हो गई। इसको थोड़ा एक लाइन और हल कर लीजिए, 2 ऊपर हो जाएगा ना, 2V²T/x हो गया ये W2। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालना है। प्रश्न में कहा पहले श्रेणी फिर समांतर, तो श्रेणी वाली ऊर्जा कितनी है W1, दूसरा W2। W1 का मान कितना उसको रखिए V²T/2x। ठीक, और W2 कितना 2V²T/x। सही है, अब इसका हो जाता है गुणा, कर लीजिए V²T/2x। अब ये गुणे में देखिए x ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या है 2V²T। अब देखिए V²T कट गया इससे, x से ऊपर देखिए सब कट गया 1 और नीचे 2 दूना 4, तो यहाँ से मिल गया दोनों में ऊर्जाओं का अनुपात 1/4। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, लघु प्रतिरोध के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु परिपथ मतलब छोटा परिपथ है, तार की लंबाई कम है, समझ गए। तो कह रहा है ए ऑप्शन है बहुत कम होता है, मतलब धारा कम होती है, दूसरा परिवर्तित नहीं होती है, तीसरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। समझ रहे हो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर हम नहीं बताएंगे, खुद बताओगे। देखिए लघु प्रतिरोध है मतलब तार की लंबाई कम है, अगर तार की लंबाई ज़्यादा है तो क्या होगा, लंबाई अगर ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। भाई देखिए प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्षेत्रफल विद्युत अनुपाती, याद है ना, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ये होता है। चलिए तो अब लंबाई अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें धारा, प्रतिरोध धारा के मार्ग में रुकावट है जी, क्या कर रहे हो, प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, तो धारा के मार्ग में रुकावट अगर ज़्यादा है तो धारा ज़्यादा होगी कम होगी ना। ठीक है, तो लंबाई अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा और धारा कम हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्न में क्या कर रहा है, लघु परिपथ मतलब जब तार छोटा हो, लघु परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध कम होगा, धारा अधिक होगी, समझ गए। चलिए अब बताइए क्या होगा, लघु परिपथ में यानी तार की लंबाई कम है तो धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, धारा बढ़ जाती है, निरंतर परिवर्तित होती, क्या होगा, धारा बढ़ जाती। ठीक है, चलिए ये 7वां प्रश्न, ये जो है सिलेबस में नहीं फिर भी देख लेते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, जनित्र से, गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से, मोटर से। मोटर क्या करता है, वो विद्युत से चलता है, उत्पन्न नहीं करता है, जनित्र जो होता है वो उत्पन्न करता है। चलिए ठीक है, अब ये उपभाग 1 कंप्लीट हो गया, उपभाग 2 देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी लगाइए, ऑप्शन जल्दी जल्दी करिए। एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु। उपधातु ना, कौन कौन सी उपधातुएं हैं थोड़ा सा एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये आवर्त सारणी में देखिए ध्यान से,
ये थोड़ा सा इंट्रो ले लीजिए क्रम से। ये देखिए 3 ब्लॉक होते हैं ना, ये दोनों देखिए यस ब्लॉक है और फिर इधर ये पी ब्लॉक है, ये बीच में डी ब्लॉक है और नीचे ये एफ ब्लॉक होता है। ठीक, तो इसमें देखिए ये धातुएं होती हैं, धातुएं होती हैं। पहला वाला धातु है क्षार धातु, इसको बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु होती है। अब हमको देखना क्या है, उपधातु। जैसे जैसे इधर हम लोग जाएंगे धात्विक गुण बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इधर आते हैं धात्विक गुण घटता जाता है। सही है, तो धातु वाला गुण जिसमें होगा वो तो धातु हो गया, और जिसमें धातु वाला गुण कम हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, वो क्या हो गया, अधातु हो गया। और जिसमें दोनों का गुण है उपधातु। अब ये बताइए उपधातु किधर होगा, किनारे होगा उधर की तरफ या इधर या बीच में, बीच में होगा ना। तो बीच में देखिए ये जो दिख रहा है आपका ये बोरान, इस कलर में देखिए ये कलर जो है, ये इस कलर में जितनी धातुएं हैं, मतलब जितने तत्व हैं, ये सभी क्या हैं, उपधातु हैं। देखिए कौन सा है ये, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, इतनी जो हैं ये क्या हैं, उपधातुएं हैं। ये सभी क्या हैं, उपधातुएं हैं। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, एंटीमनी, तो एंटीमनी क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो अब देखिए उपधातु कोई भी पूछे पहचान लोगे ना। ठीक है, चलिए अगला, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कौन होगा, 9वां प्रश्न क्या है, लेड नाइट्रेट का सूत्र, लेड नाइट्रेट। अब लेड देखिए सब में है, हाँ, तो कहीं देखिए नाइट्रेट ये है, NO3 जो है ये नाइट्रेट होता है ना, सिंगल माइनस, और ये भी देखिए नाइट्रेट ही है। इसमें नाइट्राइट कर दिया NO2, ये तो बिल्कुल नहीं होगा बी वाला, है ना। और डी वाले में देखिए ये लेड का ऑक्साइड है, ये भी नहीं होगा। तो नाइट्रेट तो यही दोनों हैं, इन्हीं दोनों में चेक करना कौन सा सही होगा। अब लेड पर जो है 2+ चार्ज होता है, कितना, 2+ चार्ज होता है लेड पर। ठीक है, अब ये बताइए कि PbNO3 सही होगा या PbNO3 होल ट्वाइस, होल ट्वाइस, बढ़िया। तो ये देखिए 2+ होता है, इधर 1 - 1 गुणा 1 गुणा इसमें करेंगे, 2 का इसमें कर देते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, चेक करिए फटाफट सबका। C2H6 और दूसरा C2H4, फिर CH4 और H8। अब ध्यान दीजिए, संतृप्त और असंतृप्त हम लोग पढ़ चुके हैं ना। संतृप्त जो होता हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, उसका फार्मूला जो है कितना होता है, CnH2n+2, ये होता है संतृप्त वाला। और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। अब चेक करिए इसमें क्या पूछ रहे हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस फार्मूले में जो आ जाएगा वही है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, कार्बन 2 है ना, कार्बन अगर 2 है तो देखिए यहाँ 6 लिखा गया है, तो मतलब ये वाला होगा। कैसे, कार्बन 2, 2 दूना 4 और 2 6, तो ये तो हो गया एल्केन, ये नहीं होगा, ये संतृप्त होता है। अब इसको चेक करिए, इसमें कार्बन 2 है, दुगुना हाइड्रोजन है, मतलब ये वाला, यही है ना। तो ये जो है असंतृप्त है, इसको भी चेक कर लीजिए आप, उत्तर तो हमको मिल गया, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, एक रखिए यहाँ, यही बनेगा, मतलब ये एल्केन है। यहाँ आ जाइए, 3 दूना 6 2 8, ये भी एल्केन है। देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, है ना, दुगुना करके 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ये भी एल्केन है। तो यही जो है एल्कीन है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला देखिए, प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड वाला। तो ऑप्शन में क्या क्या है, प्रोपेनल में CHO, C⋅O, सबको पहचान रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए सबको बताइए कौन क्या है, ये एल्डिहाइड है ना, यही तो है अल वाला, मतलब यही ऑप्शन सही होगा।
चलिए आगे भी बता दीजिए, ये क्या है? ये क्या है? कीटो समूह ना। सी कार्बन से दोनों तरफ जब यहाँ एल्किल सब जो जगह छोड़ा गया वहाँ एल्किल ही जुड़ेगा। ये क्या है? कीटो समूह है। और ये क्या है? एल्कोहल है। और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, या इसी को और क्या कहते हैं? वसा अम्ल। भूल गए? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एल्डिहाइड वाला अल पहला। चलिए अगला देखिए, एसिटिक क्या हुआ है? क्या है? गलत दिया। अरे गलत दिया होगा जी। प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह सही यही होगा। चलिए अब 12वां प्रश्न देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बनाइए। एसिटिक अम्ल का CH3COOH यही होता है। IUPAC नाम इसका बताइए क्या होगा? एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या प्रोपेनोइक अम्ल? एथेनोइक अम्ल सही है। चलिए कौन सा सही होगा? दूसरा यानी बी वाला। अब 13वां प्रश्न क्या है? एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र। एक तत्व के क्लोराइड, ध्यान दीजिए, क्लोराइड MCl2 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा, पहला ऑप्शन है MO2, दूसरा MO और तीसरा M2O3 और चौथा जो है M2O। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यौगिक कैसे बनता है? ये जो है जितना प्लस चार्ज इसमें है उतने गुणा यहाँ होता है, जितना माइनस चार्ज इसमें है उतने का इसमें होता है, यही होता है ना। तो इसके अनुसार देखिए Cl पर हम जानते हैं -1 चार्ज होता है, तो और अब Cl पर 1 माइनस चार्ज है, 1 का गुणा यहाँ है। ठीक है। Cl पर 2 से गुणा है, इसका मतलब M पर कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। इसमें जो क्लोराइड बना है इस धातु पर +2 चार्ज है। अब देखना है कहाँ पर +2 चार्ज है इन चारों में से। देखिए ध्यान से, सब पर चार्ज लगा करके हम लोग देखेंगे। देखिए ऑक्सीजन 2 बार है ना, तो इधर लगाएंगे 2+, ये ठीक लग रहा है। अब इसमें एक मेटल है, इस पर 1 माइनस आएगा, तो बताइए ऑक्सीजन पर क्या -1 चार्ज होता है? नहीं होता, मतलब ये भी गलत है। यहाँ देखो ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है और कोई गुणा नहीं किया गया है, तो इस पर 2 प्लस होगा। जब समान चार्ज होता है तो गुणा नहीं करते हैं, पता है ना। जैसे HCl बनाना है तो H पर 1 प्लस Cl 1 माइनस। कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएंगे तो CaO 2 प्लस 2 माइनस, सही है। और इसी प्रकार से जो है जब समान समान रहता है तो इस प्रकार से बन जाता है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ऑक्सीजन पर 2 माइनस हम जानते हैं, 2 से गुणा यहाँ है, और मेटल पर कितना प्लस होगा? 3 प्लस। ये भी गलत है चूँकि 2 प्लस वाला चेक करना है हमको। और यहाँ इसके अनुसार देखिए M 2 बार है, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, 2 से गुणा है, और यहाँ 1 प्लस होगा तब इस हिसाब से। तो देखिए ध्यान दिए, 2 प्लस वाला एक ये है एक ये है, जो कि ऑक्सीजन की वजह से ये गलत हो गया, इसमें ये सही है। और ये में 1 प्लस है इसलिए ये गलत है, 3 प्लस है इसलिए ये गलत है। ठीक है। तो इस प्रकार से भौतिकी और रसायन का हमने 13 प्रश्न किया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाला अगले वीडियो में, और खंड बा यानी डिस्क्रिप्टिव वाला प्रश्न अगले दिन।